स्वागत है दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार आपके यूट्यूब चैनल ग्लोब आउटलाइन में मैं तन्मय आपके साथ फिर से एक बार। तो दोस्तों, आज की जो न्यूज़ है वो इकोनॉमी से रिलेटेड है, जहां पर बताया गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमी इज हेडेड फॉर अ रिसेशन इन 2023। ऐसे वेरियस आर्टिकल पब्लिश हुए हैं अलग अलग जगहों पर, जो ये बताते हैं कि 2023 में जो वर्ल्ड की इकोनॉमी रहेगी वो काफी लो जाने वाली है, या फिर जो वर्ल्ड है वो रिसेशन फेस करेगा। तो देखते हैं क्या है पूरा सिनेरियो, क्या है पूरी न्यूज़, और इंडिया को इसमें क्या फायदा रहेगा या लॉस रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए कि ये जो न्यूज़ है, ये जो निकल के आ रही है, उसमें ऐसा क्यों कहा गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमी है जो 2023 में ही रिसेशन फेस करेगी। तो देखिए, इसमें नो डाउट कि जो BF7 जो वायरस आया है यहाँ पर चाइना से निकल कर, वो कहीं ना कहीं फिर एक बार जो है न्यू ईयर के स्टार्टिंग में केसेस बढ़ने को देख रहे हैं सभी जगह पर। चाइना में तो हाल ही में मिलियंस में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं पर डे, और वहाँ पे डेथ भी उसी रेशो में हो रही है। तो देखिए, यहाँ पर हमने 2022 में भी देखा था, और सेम जो सिनेरियो था वो 2020 में भी आया था, जो कि कोरोना वायरस जब स्टार्ट हुआ था, हालांकि तभी हमने देख लिया था। तो देखिए, एज सच फिर 2023 में ऐसा प्रेडिक्शन क्यों लगाया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ट्वीट देख सकते हैं, यहाँ पर आप, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट डेविड मालपास एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिनिया वॉन्स ऑन मंडे फॉर ग्रोइंग ग्लोबल रिसेशन। और ये यहाँ पर पोस्ट देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक की। तो देखिए, इस प्रकार की जो स्टेटमेंट है वो वर्ल्ड बैंक से द्वारा, और जो डेविड मालपास है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट, उनके द्वारा क्यों दी जा रही है, क्योंकि उन्हें भी पता है चाइना यहाँ पर एक मेजर रोल प्ले करता है। हालांकि इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया था कि चाइना की जीरो कोविड जो पॉलिसी थी वो कहीं ना कहीं फेल हुई है, और उसी की वजह से चाइना को जो है वो इतने केसेस, मिलियंस में केसेस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर मिलियंस में केसेस राइज हो रहे हैं चाइना में। तो उसी का कारण यही है कि जीरो कोविड पॉलिसी है। चाइना ने पहले अपने जो नागरिक है उनको पहले कोविड से काफी बचा के रखा। अभी जब B7 का आउटब्रेक हुआ है, BF7 का जो आउटब्रेक हुआ है, उसके वजह से चाइना को जो है काफी केसेस का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, ये रिपोर्ट में कहा क्या गया है कि इकोनॉमी जो रहेगी 2023 में, वो सामान्य से 2% घट जाएगी। मतलब 2% जो इकोनॉमी है वो नीचे आ जाएगी 2023 में प्रेजेंट के अनुसार। इसकी जो अनुमानता है वो 25% लगाई गई है। मतलब कि 25% अनुसार यहाँ पर जो इकोनॉमी रहेगी 2023 में पूरे वर्ल्ड की, वो 2% से श्रिंक हो जाएगी। उसी के साथ साथ यहाँ पर मानना है कि काफी सारे जो गवर्नमेंट रहेगी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी, सारे ब्रांच की इन्फ्लेशन कम करने के चक्कर में अपना रेपो रेट बढ़ा देगी, जिसके वजह से जो है महंगाई काफी उच्च स्तर पर चले जाएगी। और ये भी दावा किया गया है कि 2023 में जो इन्फ्लेशन रहेगी वो 5.1%, जी हाँ, 5.1% की राइज देखने मिलेगी। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि कौन कितना सफर करेगा। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया में बियर आउटपुट लॉस ऑफ 7.8% इन 2023, यूरो एरिया एक्सपेक्ट 5.1%, चाइना 5.7%, यूके 6.8%, और जो मेजर लॉस रहेगा वो रशिया फील करेगा 12.6%। इस ग्राफ में आप देख भी सकते हैं। देखिए, इस ग्राफ में काफी अच्छी तरीके से समझाया गया है, काफी समझाया गया है कि इसकी कितनी इकोनॉमी लॉस में रहेगी। और हालांकि बात देखने वाली है कि जापान की जो इकोनॉमी रहेगी 2023 में, वो सबसे कम परसेंटेज में डिक्लाइन होगी, उसके साथ ब्राजील की, और फिर वहां से यूएस, चाइना, जर्मनी की शुरुआत होती है। और इंडिया की जो रैंक है वो यहाँ पे लास्ट थर्ड दिखाई गई है, मतलब 7.8, काफी मेजर श्रिंक दिखाई जाएगी। लेकिन दूसरे एनालिस्ट का ये भी मानना है कि इंडिया को एज सच ग्लोबल इकोनॉमी में श्रिंक नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि इंडिया में जो है वो काफी अच्छा स्ट्रक्चर इंडिया की गवर्नमेंट ने बना के रखा है। इंडिया की जो PLS और FTAs है, अब ये PLS और FTAs क्या है, तो देखिए, PLS जो होता है वो होता है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है मैन्युफैक्चरिंग जो होती है इंडिया में उसको बूस्ट अप करने के लिए। जैसे कोई भी कंपनी रजिस्टर है तो उसके जो बेस ईयर रहेगा वहां से लेके 5 साल तक उनको जो है वो PLS प्रोवाइड की जाती है, ताकि जो टैरिफ्स होते हैं, जो ट्रेड टैरिफ्स या फिर किसी भी तरीके का जो टैक्स लगता है, टैक्स में कट ऑफ करने के लिए ये इंसेंटिव्स दी जाती है उन फर्म्स को। उसके साथ साथ FTAs यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे कि मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में अभी के अभी वीडियो पॉज करके कि इंडिया कितने देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट है, 8, 12, 13, 10, मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं आपको आंसर दूंगा यहाँ पर वीडियो के एंड में, ठीक है। उसी के साथ साथ चलो, यहाँ पर बात हो गई PLS और FTAs की।
तो उसी के साथ साथ गवर्नमेंट की कुछ ऐसे पॉलिसीज है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का जो इंडिया ने बना लिया है, जिसकी वजह से इंडिया को एज सच जितना 7.6% का जो भी मैंने आपको बताया उतना श्रिंक नहीं देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो इसी स्कीम के अनुसार जो कि पीएलआई और एफटीएस है इंडिया के, उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि इंडिया करंटली 2% ग्लोबल एक्सपोर्ट देता है पूरी दुनिया में। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट है वो चाइना देता है, उसके बाद यूएस आता है। मैं आपको एक बार ग्राफ में बता देता हूँ, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रीज है, उसका इंपोर्ट लिखा गया है यहाँ पे परसेंटेज में। तो देखिए चाइना जो है, चाइना सबसे ज्यादा मतलब 13%, 13.5% जो है वो पूरा ग्लोबल एक्सपोर्ट चाइना करता है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि चाइना के पास काफी ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड है, उसकी इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग है कि पूरा जो रॉ मटेरियल है पूरी दुनिया में चाइना सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद आता है यूएसए जो कि आता है लगभग 9%। उसके बाद जर्मनी। इंडिया का यहाँ पर कोई भी दूर दूर तक के जो है कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि इंडिया जो है सिर्फ 2% कंट्रीब्यूट करता है। तो इसी के कारण कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ये बताया गया है कि इंडिया को एज सच जितना 7.6% का श्रिंक नहीं देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अनुमान लगाया गया है वो यही लगाया गया है कि आने वाले सालों में, आने वाले 2023 में जो रहेगा वो काफी सारे सेंट्रल बैंक अपना रेपो रेट या जो भी उनकी फिजिकल पॉलिसीज रहती है उसमें इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि काफी लोगों को रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट के बारे में नहीं पता होगा। तो देखिए मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि क्या होता है ये। तो देखिए रेपो रेट को और परचेसिंग ऑप्शन रेट भी बोला जाता है। तो देखो ये रेपो रेट जो है वो इंटरेस्ट रहता है एट विच रिजर्व बैंक लोन्स मनी टू द कमर्शियल बैंक। मतलब जो रिजर्व बैंक रहेगा, जैसे हमारे इंडिया में आरबीआई है, वो अपने कमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई हो गया या पंजाब नेशनल बैंक, ऐसे काफी सारे कमर्शियल बैंक रहते हैं या फिर गवर्नमेंट बैंक बोल सकते हैं, उन सबको लोन प्रोवाइड करता है किसी इंटरेस्ट रेट पर। जैसे आप बैंक के पास जाते हैं और वहां बोलते हैं मुझे घर लेना है, तो वो किसी परसेंटेज 3%, 5% पे आपको लोन देता है। वैसे ही जो है वो आरबीआई हमारे कमर्शियल बैंक को लोन देती है, जिसके बाद बैंक हमें लोन देता है। तो जिस रेट पे कमर्शियल बैंक को लोन दिया जाता है आरबीआई के थ्रू, उसे रेपो रेट बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे किसी कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से उधार लिया 1 लाख रुपए। अब वो 1 लाख रुपए का क्या करेगा, आरबीआई उस बैंक को 1 लाख रुपए तो दे देगा, लेकिन कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा उस पे। सपोज मान लेते हैं वो इंटरेस्ट है 10%। अब ये जो 10% है वही ये हुआ रेपो रेट। तो अभी क्या करेगा जो कमर्शियल बैंक है, जब भी वो 1 लाख रुपए लौटाएगा कुछ समय के बाद, तो उसके साथ साथ वो 1,000 रुपए भी देगा। मतलब वो टोटल जो आरबीआई को है वो 1,01,000 रुपए आरबीआई को देगा। अब ये 1,000 रुपए हो गए इंटरेस्ट के पैसे जो कि रेपो रेट से आए हैं, जो कि था 10%। अभी रेपो रेट का काम क्या है, तो ये रेपो रेट होता है, जो रेपो रेट है वो फ्लो जो होता है मार्केट में उसे कम करता है। जैसे जैसे रेपो रेट बढ़ेगा कैश फ्लो मार्केट में नीचे आता रहेगा और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन नीचे आएगा। उसी के साथ साथ रेपो रेट क्या होता है, तो रेपो रेट होता है वो रेट जो कि सेंट्रल बैंक को लगता है जब भी वो बोरो करती है कुछ पैसे, जो भी सेंट्रल बैंक को लगता है कमर्शियल बैंक से। सपोज किसी कमर्शियल बैंक ने यहाँ पर उधार दिया लोन आरबीआई को, तो जो है कमर्शियल बैंक कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई को लगाएगा, जिससे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट जो है अभी हाल फिलहाल में, माफ करना यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पर 3.25 चल रहा है। 3.25% अभी हाल ही में रेपो रेट चल रहा है, और रिवर्स रेपो रेट, और रेपो रेट चल रहा है 6.25%। तो ये होता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि ये सब करते करते इन्फ्लेशन इतना हाई चले जाएगा कि लोगों को बेयर नहीं होगा, और जो पॉलिसीज रहेगी वो कोलैप्स हो जाएगी हर कंट्री की, चाहे वो यूएस रहे, चाइना रहे या फिर रशिया रहे। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आने वाले समय में जहां प्रेडिक्शन हुआ करता था कि जो चाइना रहेगा वो 2036 तक के, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, 2036 तक के वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। अब ये 2036 में ना होते हुए वो 6 साल आगे चले जाएगा, मतलब कि 2042 में। ठीक है, 2042 में अभी सरपास करेगा यूएस की इकोनॉमी को। और उसी के साथ साथ जो इंडिया रहेगा वो रहेगा 3rd ट्रिलियन इकोनॉमी 2035 तक की, और वह 2032 में ही 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा पूरे वर्ल्ड में। अब ये सभी को पता है कि ये सब चाइना की वजह से हो रहा है। जैसे ही कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ तभी जो है सारी की सारी इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स हो चुकी है। सारे के सारे देश की, वर्ल्ड में जितने भी देश है उन सारे देशों की जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स हो चुकी है सिर्फ कोरोना वायरस के समय से। क्यों? क्योंकि जो सारा एक्सपेंडिचर होता है वो कहीं ना कहीं हेल्थ में चले जाता है, या फिर जो भी स्टेप्स होते हैं गवर्नमेंट को लेने पड़ते हैं उस रिगार्डिंग सारा जो बजट है वो वही लग जाता है। और यहाँ पर मेजर इशू ये आता है कि चाइना कहीं ना कहीं एक मेजर सप्लाई चेन है।
अगर चाइना की इकोनॉमी कोलैप्स होती है तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि चाइना जो है एक मेजर एक्सपोर्टर है रॉ मटेरियल का। जैसे मैंने आपको बताया कि वो 13 से 14% तक के एक्सपोर्ट करता है पूरे वर्ल्ड में। अगर चाइना के पास रॉ मटेरियल ही चाइना सपोर्ट नहीं कर रहा है, जैसे कि अभी आने वाले समय में इतने केसेस आए हैं चाइना में कि ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल ठप हो चुका है, बिल्कुल भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा तो जाहिर सी बात है कि रॉ मटेरियल्स की आवक नहीं होगी, जिसकी वजह से जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग है वो बंद हो जाएगी और कहीं ना कहीं कोलैप्स करेगी। इसी के लिए चाइना जो है वो एक मेजर रोल प्ले करता है कि आने वाले समय में अगर 2023 में रिसेशन आता है तो उसके पीछे एक मेजर सेटबैक होगा चाइना का। तो अगर अभी हाल ही में देखते हैं कि सामने सिनेरियो क्या होता है, क्या गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज लाती है जिसकी वजह से आने वाले रिसेशन को खत्म किया जाए या फिर जो है मिनिमम से मिनिमम लॉस हो। तो देखना पड़ता है, अगर इस पे कोई भी अपडेट आती है तो मैं जरूर से वीडियो बना दूंगा। अब जाते जाते मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी एफटीएस डज इंडिया हैव, मतलब इंडिया जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कौन से देशों के साथ करती है। जो मैं आपको बता दूं कि इंडिया जो है वो 13 देशों के साथ हाल ही में जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करती है। 13 देशों के साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अब वो कौन से देश है, तो देखिए इंडिया की जो है वो इंडिया के साथ श्रीलंका, साउथ एशियन कंट्री, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, सिंगापुर, एशियन, साउथ कोरिया, जापान और उसी के साथ साथ मलेशिया, मॉरिशियस, यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया के जो है ट्रेड एग्रीमेंट है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, देखिए आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 75 आजादी का इंडस्ट्री मास्टर एफटीए। तो ये जो लिस्ट पब्लिश हुई थी उसके अनुसार 13 एग्रीमेंट इंडिया के है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि इंडिया दूसरे देशों के साथ करता है। तो देखिए जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसका काम यही रहता है कि जो कस्टम ड्यूटीज होती है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट पे उसको कम कर सके, जिसको टैरिफ हम कहते हैं। उसी के साथ साथ जो बॉर्डर बैरियर्स होते हैं उसको कहीं ना कहीं कम किया जाए और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है एक देश से दूसरे देश में जाने का, इन्वेस्टमेंट लाने का, या फिर हमारे जो कुछ बायलैटरल कोलैटरेशन होते हैं उसको कम करने का। तो ये काम होता है हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हम सब जानते हैं कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी स्ट्रॉन्ग एंड बी सेफ। गुड बाय।